नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश शाक्य एग्री हब से वर्ण विचार की अगली कड़ी में प्राण तत्व के आधार पर वर्णों के भेद की हम चर्चा करेंगे। प्राण तत्व की मात्रा के आधार पर वर्णों के भेद की हम करेंगे चर्चा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, प्राण तत्व की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्णों के भेद और इसमें किए गए अलग प्राण और महाप्राण। तो हमारी जो चर्चा का विषय है आज वो क्या है? अलग प्राण और महाप्राण। इसी के बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे क्या है अलग प्राण और महाप्राण। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अलग प्राण की। हिंदी में कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने के लिए फेफड़ों से कम वायु की जरूरत पड़ती है, तो कुछ वर्ण ऐसे होते हैं कि अधिक वायु की जरूरत पड़ती है और उन्हें कहा जाता है महाप्राण। तो आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो है अलग प्राण और महाप्राण, और इनमें से प्रश्न अवश्य आता है। ठीक है, तीन चीजें हैं जिनमें से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर, और एक घोष एघोष के आधार पर, एक अलग प्राण और महाप्राण के आधार पर। तो भेद किएंगे, इनमें से प्रश्न अवश्य पढ़ते हैं। कोई भी वैकेंसी हो, कोई भी भर्ती हो, अगर हिंदी का पाठ्यक्रम है और वर्ण विचार है तो जायज सी बात है कि इसमें से 3, 4, 5, 6 प्रश्न तक जरूर पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने। तो हम आज चर्चा करेंगे अलग प्राण और महाप्राण। इसकी अलग प्राण और महाप्राण की चर्चा करेंगे। ठीक है, अलग प्राण प्राण और महाप्राण। इसकी हम चर्चा करनी है। अलग प्राण और कौन से महाप्राण की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अलग प्राण में कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है, और महाप्राण में कौन से वर्ण आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये कि ये जो है, कभी भी आप चाहे घोष हो, सघोष हो, उच्चारण स्थान हो, तो यहां सबसे पहले एक लाइन लगा लें मैं तक, यानी कै से लेकर के मैं तक के जो वर्ण है सपर्श व्यंजन कहलाती है। कै से लेकर के मैं तक के जो 25 वर्ण है, ये व्यंजन है, इनको कहते हैं सपर्श व्यंजन। क्योंकि जो जीवा है हमारी, जब इनका उच्चारण किया जाता है तो मुख्य विभिन्न अवयवों को स्पर्श करती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। चलिए पढ़ते हैं अपने। तो सबसे पहले देखो, अलग प्राण महाप्राण अपन ने करना है। कौन से अलग प्राण है, कौन से महाप्राण है, ये लीजिए। पहले ऐसे लाइन खींच लीजिए ऐसे करके। ठीक है, और ये ऐसे। ठीक है, और ये ऐसे। ठीक है, ये यहाँ ऐसे। ठीक है, चलिए ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये कीजिए आप कि यहां से आप शुरू कर दीजिए, एक सारणी बनाइए, सारणी। जैसे अलग प्राण, अलग। ठीक है, फिर कीजिए महा, महा, फिर अलग, अलग, फिर महा, महा, फिर है अलग। ये लीजिए, यानी कि हमने शुरू कहां से करना है? सबक शुरू होते हैं ऐसे शुरू होते हैं। तो देखो, सबसे पहले अलग, फिर महा, फिर अलग, फिर महा, फिर अलग। तो इसके नीचे देखो, यहां जो हमने लाइन लगाई है, यहां तक की हम बात कर रहे हैं, इससे नीचे की बात नहीं कर रहे हैं हम एक बार। ठीक है, तो यहां जो इसके जो नीचे जितने भी यहां तक इस बाउंड्री लाइन तक आ रहे हैं, ये सारे अलग प्राण हैं। ठीक है,
ये 1 नंबर लगा लो, चाहे इसको 2 नंबर कर दो, इसको 3 नंबर कर दो, इसको 4 नंबर दे दो, इसको 5 नंबर दे दो, ठीक है। और उसके बाद में आप छांट लो कितने नंबर का कौन सा है। तो अलग आ गया पहले नंबर, फिर अलग के बाद में शुरू करो महा, महा के बाद में अलग, फिर महा, फिर अब यहां तक इसके नीचे जो यहां तक आते हैं ये अलग प्राण है, अलग प्राण वाले व्यंजन है, ठीक है। ये महाप्राण के हैं, ठीक है, ये अलग प्राण के हैं, और ये कौन से हैं, महाप्राण के हैं, और ये कौन से हैं, अलग प्राण। चलिए यहां तक तो बात आपने समझी कि अलग प्राण, महाप्राण, अलग प्राण, महाप्राण, अलग प्राण, ठीक है। चलो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, ये आपने इतना समझ लिया, ठीक है। अलग प्राण, महाप्राण ये समझा। अब देखो ये तो इसका तरीका ये है कि परीक्षा में आ जाए, इनमें से कोई भी आ जाए, इस वर्ग का आ जाए, मान लो इस वर्ग का आ जाए, देख लिया कि इस वर्ग का पूछा हुआ है, अलग प्राण महाप्राण इस वर्ग का पूछा है, मान लो, तो आपने परीक्षा में इसको ही देख लेना, इस वर्ग से है तो इसी को देखो आप, ठीक है। लगा दो नंबर, अलग माह, अलग माह, अलग माह नंबर लगा दो, बस जो होगा उसमें आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये बात तो हुई यहाँ कैसे लेकर के मैं तक की बात है, इसमें अलग प्राण और महाप्राण आपको मैंने बता दी। चलो आगे हम करते हैं। अब देखो हमारे हिंदी में जो शब्द शुरू होते हैं वो कहां से शुरू होते हैं, ऐसे शुरू होते हैं, सबने पढ़े होंगे, ठीक है। यहीं से शुरुआत होती है, हिंदी की शुरुआत यहीं से ही होती है, इन वर्णों से ही होती है, ऐसे ही होती है। तो ए आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ऐसे शुरुआत की हुई। तो ऐसे क्या होता है, देखो ऐसे शुरुआत हुई है, और ऐसे ही अलग प्राण जो शब्द की शुरुआत होती है वो भी ऐसे ही होती है, अलग, ठीक है, और प्राण, अलग प्राण, इस ऐसे ही शुरू होती है। देखो कितना तालमेल है बैठा है, यानी कि स्वरों की भी शुरुआत कहां से होती है, ऐसे होती है। अलग प्राण शब्द की भी शुरुआत कहां से हो रही है, ऐसे ही हो रही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आप क्या करेंगे, जितने भी सवाल हैं वो किस में आते हैं, वो अलग प्राण में ही आते हैं, ठीक है। ये क्या है बताइए, ये है अलग प्राण, क्या है ये, अलग प्राण, किसमें आएंगे, ये अलग प्राण में आएंगे, समझे, ये अलग प्राण में आएंगे। 11 सवाल हो गए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे की, ये भी हो गया। अब एक चीज और भी देखिए, क्या चीज, कि भाई अंतस्थ कहां से शुरू हो रहा है, ये अंतस्थ देखिए लिखा हुआ अंतस्थ, ये किससे शुरू हो रहा है, देखो सोचने वाली बात है, कहां से शुरू हो रहा है, बड़ा सामंजस्य, बड़ा तालमेल बैठा है, कहां से शुरू हो रहा है, ये भी ऐसे शुरू हो रहा है, ठीक है, अंतस्थ। तो ये भी किस में आएंगे, ये भी किस में आ जाएंगे बताइए, अलग प्राण में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, अलग प्राण में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आपने किया अलग प्राण, ये भी हो गया, अंतस्थ भी अलग प्राण में हो गया। अब बाद में जो बच गया है वो क्या, एक देखो ऊ कहां किससे शुरू होता है, ऊ तो ऐसे नहीं शुरू होता है, मतलब उसम ऐसे नहीं शुरू होता है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये महाप्राण में आ जाएगा, किसमें आ जाएंगे, महाप्राण में आएंगे, समझे, किसमें आ जाएंगे, ये महाप्राण में, ये महाप्राण में आ गए, उष्ण महाप्राण में हो गए, ठीक है। अनुस्वार जो है, ये अनुस्वार है, ये कौन से शब्द से शुरू होती है, अनुस्वार, ये मैं यहां लिख देता हूं, ये अनुस्वार, ये नीचे अनुस्वार है, इसको जब शुरू करेंगे तो ये ऐसे लिखी जाती है, अनुस्वार, ये कहां से शुरू हो रही है, ऐसे शुरू हुई, तो ये बताइए किसमें आएगी, ये
किसमें आएगी? ये अलप प्राण में आएगी। ये अलप प्राण में है, अलप प्राण, ये भी अलप प्राण में है। अब जो विसर्ग है, ये एक विसर्ग बच गई है, ये किसमें आएगी बताइए? वी शब्द ऐसे शुरू नहीं होता है, वैसे शुरू होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये महाप्राण। मेरे ख्याल से लगभग पूरा हल हो चुका है। ठीक है, अलग प्राण महाप्राण पूरा हल हो चुका है, इसमें कुछ रहा नहीं है। ठीक है, तो मैं एक बार रिवाइज और करवा देता हूं इसको। ठीक है, तो सुन लीजिए क्या होता है इसमें। अलग प्राण और महाप्राण कौन कौन से वर्ण हैं, कौन से स्वर हैं, कौन से व्यंजन, एक बार और रिवाइज करवा देता हूं। यानी कि अलग प्राण जो कहां से शुरू होता है? ऐसे शुरू होता है। स्वर भी कहां से शुरू होते हैं? ऐसे शुरू होती है। तो सारे स्वर किसमें आ गए बताइए? अलग प्राण में आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद में हम फिर चलते हैं, नीचे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये विसर्ग है, ये ऐसे शुरू होती है, ये अनुस्वार जो है ऐसे शुरू होती है, इसको अनुस्वार लिखते हैं, ऐसे शुरुआत होती है इसकी। ठीक है, तो ऐसे शुरुआत होगी तो ये किसमें आ जाएगा? अलग प्राण में हो जाएगा। और विसर्ग, विसर्ग जो है वैसे शुरू होती है, ये किसमें आएगा? अलग प्राण, ये महाप्राण में आ जाएगा। ठीक है, ये महाप्राण लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम चर्चा करते हैं। ऐसे सारणी आप बना लीजिए। ठीक है, और ऐसा सीधा शुरू कर दीजिए इसको, अलप, फिर महा, अलप, महा। ठीक है, और ये एक लाइन खींच दीजिए यहाँ पे मैं तक। ठीक है, पैराग्राफ के बाद में, और इसके नीचे जो आ रहे हैं ये अलप प्राण है, इसके नीचे जो आ रहे हैं महाप्राण है, इसके नीचे जो आ रहे हैं ये क्या है? अलप प्राण, ये महाप्राण, ये अलप प्राण। ठीक है, अंतरस्थ जो शब्द शुरू होता है ऐसे शुरू होता है, तो ये क्या हो गया बताइए? अलप प्राण, अलप प्राण हो गए। ठीक है, ऊष्म जो है वो ऐसे शुरू नहीं होता है, ऐसे शुरू होता है, तो ये क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे अलग प्राण और महाप्राण, मैंने आपको समझाए हैं। और परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न आता है, ये अलग प्राण वर्ण कौन से हैं, या हम कहें व्यंजन कौन सा है, स्वर कौन सा है, सीधे सीधे प्रश्न आते हैं जब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, सारणी बना करके पूछे जाती है। ठीक है, चलिए आगे की हम बढ़ेंगे। अब ये जो चीजें मैंने आपको समझाई है, ये थ्योरी रूप में मैं आपको समझाऊंगा, ये सीधा समझाया मैंने आपको। ठीक है, चलिए, चलो हमने आपको ये समझाया अभी, मतलब उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद, फिर घोष अघोष के वर्ण कौन से हैं उसके बारे में बताया, फिर मैंने बताया अलग प्राण और महाप्राण कौन से वर्ण होते हैं। चलिए, अभी तक तो मैंने सारणी के अंदर आपको समझाया था, सारणी बना करके आपको समझाया था। अब हम थोड़ा इसको थ्योरी में भी समझ लेते हैं। ठीक है ना, जितना जो मैंने बताया है, जो समझाया है, उसको अपने क्या करेंगे? थ्योरी में पढ़ेंगे आपने। ठीक है ना, चलो यहाँ पे भी देख लीजिए एक बार, समझ आपने लिया है, और इसको यहाँ पे भी आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे। अब देखो, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद की हम चर्चा करेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, तो कंठ, हमारे जो जीव है, जीवा है जो, वो किन किन, मतलब कंठ का सहयोग लेती है। इन वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो क्या करती है? कंठ का सहयोग लेती है। तो कौन कौन से वर्ण है उसी की हम चर्चा करेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद। ठीक है, थ्योरी रूप में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कंठ, ठीक है, ये वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, इन्हें कंठे कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कंठे कहा जाता है, ध्यान रखें, इनको क्या कहा जाता है? कंठे कहा जाता है। अब ये कौन कौन से वर्ण है उसी की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए लीजिए, प्रस्तुत है आपके समक्ष। ठीक है, तो जीवा कंठ का स्पर्श करती है। ठीक है, या हम ये कहें कि जीवा कंठ का सहयोग लेती है। ठीक है, तो वर्ण कौन कौन से हैं देखो, कै वर्ण पूरा। ठीक है, कै, क, ख, ग, घ, ड़। ठीक है, एन आ गया। ठीक है, और आ गया, और है आ गया। ठीक है, इसमें देखो ए नहीं है भाई, ये आएगा ए होगा, ये ए होगा, ये गलत अनुस्वार लग गया ये। ठीक है, इसका सूत्र हम देख लेते हैं, चलो सूत्र लगा के देख लेते हैं अपने। सूत्र है अक है, अक है विसर्ग कंठ राम जी, ये अकय विसर्ग कंठ राम जी। तो देखो, हमने कल जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने यही चीजें समझी थी।
चलो थोड़ी रूप में थोड़ा थोड़ा और बता देता हूँ सूत्र के हिसाब से थोड़ा जहाँ, ठीक है, ये थोड़ा गलत प्रिंट हुआ है, ठीक है। जैसे हम बात करें, देखो ये क्या है, इसमें सबसे पहले ये है, ठीक है, ए और आ आएगा इसके अंदर, क्या आएगा, ए और आ जाएगा, सवाल है ये। फिर क्या कह रहा है ये सूत्र, के, यानी कि के पूरा वर्ग, ठीक है, के पूरा वर्ग, ठीक है, क ख ग ग ड़, ठीक है, अंग भी बोलते हैं इसको, अंग, ठीक है। तो उसके बाद में देखो क्या है इसके अंदर, है आ गई है, ठीक है, ये लीजिए है भी इसके अंदर, यानी कि इसका उच्चारण स्थान जो है वो क्या है इन वर्णों का, बताइए, इन वर्णों का उच्चारण स्थान, ठीक है। अब ये थोड़ा देखो प्रिंटिंग में गलती हुई है, मिसप्रिंट थोड़ा हुआ है, ये नहीं रहेगा, ये विसर्ग है, ठीक है, दोनों यहाँ लगा दी यहाँ लगा दिए तो गलत हो गया। चलो फिर भी आगे से हम कहेंगे कि भी ऐसा नहीं करना है, प्रिंट जो प्रिंट चित्र है वो सही हो, एकदम बिल्कुल बढ़िया, ठीक है, एसओपी नहीं, ठीक है। चलिए ये अनुस्वार हो, ये विसर्ग आ गया, सॉरी विसर्ग है ये, ठीक है, ये लिखा नहीं है, देखो ये विसर्ग, ये विसर्ग, हल हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि ए और आ गया ये, ठीक है। फिर उसके बाद में ये कै आ गया, ये पूरा कै वर्ग आ गया इसके अंदर, कल मैंने जैसे वीडियो में बताया था। फिर उसके बाद में ये है आ गया यहाँ पे, फिर ये विसर्ग आ गई यहाँ पे, ठीक है, समझे। तो ये वर्ण जो है, इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ है, और इन वर्णों को क्या कहा जाता है, कंठे कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, कंठे कहा जाता है। सीधा सीधा परीक्षा में प्रश्न आते हैं, इनकी सारणी पूछ ली जाती है सीधी सीधी, और कन्फर्म है प्रश्न जरूर आता है इसमें से, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए, तो ये वर्ण कौन कौन से हैं आपने समझे, देखे, और दोबारा से फिर मैं समझा रहा हूं इनको, ठीक है। चलिए अब देखो हम बात करते हैं तालु की, किसकी बात करते हैं, तालु, यानी कि देखो इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, और इनको क्या कहते हैं, ठीक है, तालु से, तालु इनका उच्चारण स्थान, इसलिए इनको क्या कहते हैं, तालव्य कहा जाता है। जैसे इसका एक सूत्र है एच तालु राम, चलो मैं साथ के साथ लिख ही देता हूं, ठीक है, एच यश, कल बताया था एच तालु राम जी, एच तालु राम जी, जी लगाना बहुत जरूरी है, जी लगाओगे तो हो सकता है कि ये जल्दी याद हो जाए भाई, ये बात है, ठीक है, एच तालु राम जी। तो इसमें कौन तालु, देखो ये दे रखा है, ये दोनों में हमने बात की तालु, ठीक है, इनका उच्चारण स्थान तालु है, तालवे इन वर्णों को कहा जाता है। तो कौन, देखो ये इधर देखिए आप, ये जो है ई का मतलब क्या होता है, ए का मतलब ये होता है ई और ई, ठीक है, ई और ई, ठीक है, और उसके बाद में देखो क्या लिखा है, ये लिखा है च, च का मतलब यहाँ क्या, यहाँ क्या है, च का मतलब, च का मतलब पूरा च वर्ग, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कौन सा, ये और से, कल ही हमने बताया कि अच्छे कर्म करेंगे तो यश की प्राप्ति होगी, ठीक है, ये और से, ठीक है। ये एक उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, तालु से बोले जाने के कारण इन वर्णों को तालव्य कहा जाता है, ठीक है। इनके उच्चारण में ये में ऐसे लिखा जाता है, इस तरह से, मैं थोड़ी सी बात याद आ गई, हम बता देते हैं। विभक्ति के रूप में मैं ये आता है, एक डबल मात्रा वाला भी मैं होता है, ठीक है, ये अपने लिए आता है, मैं चाय पीता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, तो ये मैं अपने, मैं अहंकार के लिए आता है ये, ठीक है। यानी कि इसका व्यक्ति रूप में, जैसे कक्षा में, बस में, जीप में, ठीक है, इसमें का प्रयोग होता है वहां पे, ठीक है ना। चलिए ये एक बात मुझे याद आ गई, इसलिए मैंने बता दी, ये सही है और ये सही है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। जिह्वा मुख के ऊपरी चिकने भाग यानी तालु को क्या करती है, स्पर्श करती है, करती है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, आगे करेंगे, चलिए देखते हैं, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा इतनी बात, ठीक है। चलिए
अगला कौन सा आता है देखिए, मूर्धा की हम बात करते हैं। इन वर्णों का जब उच्चारण किया जाता है तो जीव क्या करती है, मूर्धा भाग की क्या करती है, सहायता लेती है। ठीक है, चलिए, यानी कि जीभ के जो हमारे ऊपर वाले दांत हैं, इनके ऊपर का जो हिस्सा, जो खुरदरा दांत के पीछे जो खुरदा स्थान, उसको बोलते हैं मूर्धा कहा जाता है। कौन कौन से इसके अंदर वर्ण है, ठीक है, वो हम बात करते हैं। तो ये चलो हम सूत्र लिख ही देते हैं इसका। ठीक है, इसका क्या होगा, रीटर्स, रीटर्स, रीटर्स से जानो मूर्धा जी, रीडर्स से जानो मूर्धा जी, रीडर्स से जानो मूर्धा जी। क्या सूत्र है इसका, रीडर्स से जानो मूर्धा जी। अब देखो इसमें कौन कौन सा आता है, देखो सूत्र बता रहा है अपने को, सूत्र बता रहा है कि हमें आगे मार्गदर्शन कर रहा है सूत्र हमारा, ये ऐसे होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं इनके बताए हुए मार्ग पर। एक तो क्या आएगा, री आएगा, देखो री यहां दे रखा है। फिर ये क्या कह रहा है कि टै वर्ग पूरा, चलिए टै वर्ग पूरा आ गया, बिल्कुल सही है। फिर ये क्या कह रहे हैं, रे और सै, चलो रे और सै, समझ गए होंगे आप। इन वर्णों को मूर्धन्य कहा जाता है, क्योंकि जीव जो है मूर्धा भाग का सहयोग लेती है, सहायता लेती है, तो इसको क्या कहते हैं, वर्णों को क्या कहते हैं, मूर्धन्य कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इनके उच्चारण में, देखो फिर ये गलती, देखो अब की बार कहेंगे भाई इनको सुधार करें। ठीक है, ये इस तरह से हिंदी में गलतियां नहीं चलती हैं इतनी। ठीक है, इनके उच्चारण में जीवा ऊपर के दांतों के साथ वाले खुरदरे भाग को मूर्धा का क्या करती है, स्पर्श करती है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, समझ पहले ही चुके हैं आप, आगे फिर चलते हैं, देखते हैं। चलिए लीजिए दंत। अब इसमें देखो क्या है, दंत, लतस पुकारो दंत जी, सूत्र हम लिख ही देते हैं, चलो लतस, लतस, लतस पुकारो दंत जी, लतस पुकारो दंत जी, लतस पुकारो क्या, दंत जी लगाना बहुत जरूरी है, जल्दी समझ में आएगा जी लगाओगे तो। किसी चीज को आदर सम्मान दोगे तो वो भी आपको आदर सम्मान देगी। ठीक है, चलिए दंत, इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है इनका उच्चारण स्थान। ठीक है, जिह्वा जो हमारी है, जीभ जो हमारी है, वो क्या है कि दांतों की सहायता लेती है, तब इनका उच्चारण होता है, बिना सहायता के ये उच्चारित नहीं होते। ठीक है, चलिए वर्ण कौन कौन से, एक तो लय हो गया, एक तय हो गया, लतस और स हो गया, लतस, और कौन सा आ गया, स हो गया। ठीक है, लतस, लय तैस, ठीक है, एक तो लय आ गया और एक ये तय वर्ग पूरा आ गया। ठीक है, और कौन सा आ गया, लतस, और स लिखा नहीं है इसमें, तो मैं लिख देता हूं स। इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, दंत है, और इनको क्या कहा जाता है, दंतव्य कहा जाता है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, अगला जो है हम बात करते हैं, कौन सा, चलते हैं, अब है ओष्ठ की हम बात करते हैं, ओष्ठ की। ओष्ठ में कौन कौन से आते हैं, ये उ और उ आते हैं, उप आते हैं, ओष्ठ में लिख देता हूं सूत्र, ये सूत्र क्या है, ये सूत्र देखो इसका, उप आते हैं ओष्ठ में, उप आते हैं ओष्ठ में, उप आते हैं ओष्ठ में, उप आते हैं, उप आते हैं ओष्ठ में, ओष्ठ लिख देना, ये लीजिए ओष्ठ हम लिख देते ओष्ठ में, प्रोग्राम लगा दिया हमने तो ओष्ठ, ये लीजिए ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ में, उप आते हैं ओष्ठ में। चलिए ठीक है, समझ लीजिए आप, समझाने के लिए बड़ी कक्षाओं में, आप छोटी कक्षाओं में नहीं है, कुछ चीज समझने की कोशिश भी कीजिए आप। उप आते हैं ओष्ठ में, तो इसमें कौन कौन सा आ गया, सूत्र हमको मार्गदर्शन कर रहा है, उ और उ हो गया, और ये क्या लिखा, पै वर्ग, पै वर्ग, ये किसमें आते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है, इसका उच्चारण स्थान क्या है,
ओष्ठ है। जीवा किसका सहयोग लेती है, मत किसकी लेती है, ये लेती है ओष्ठ का, हमारे होठ का। ठीक है, होठ दोनों ऊपर कर लीजिए और इनको बोलने की कोशिश कीजिए, बोले नहीं जाएंगे। ठीक है, यानी कि ऊ। ठीक है, चलिए इन वर्णों, ये यहाँ पे थोड़ी गलती है, वर्णों यहाँ ये लीजिए, हमने बिंदी लगा दी। इन वर्णों को ओष्ठ कहा जाता है, कहा जाता है, ये नहीं कहा जाता। इन वर्णों को ओष्ठ कहा जाता है, अलग सा लगता है। इन वर्णों को ओष्ठ कहा जाता है। ठीक है, ऐसे बोला जाएगा। ये उच्चारण में यहाँ बिंदी लगाइए। जीवा के सहयोग से दोनों ओष्ठ परस्पर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, कहते मिल जाते हैं। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला जो हम करेंगे, लीजिए अगला क्या है, चलिए कंठ तालु, कंठ तालु। ठीक है, कंठ तालु भी कहा जाता है इनको। ए आई कहें कंठ तालु, सूत्र है लिखवा लेना, ए आई कहें कंठ तालु, ए आई कहें कंठ तालु, ए आई कहें कंठ तालु। ये मैंने बताया था, ए आई कहें कंठ तालु, ए आई कहें कंठ तालु। अब देखो ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है, दो जगह है। देखिए ए आई का कंठ और कौन सा है, तालु। कौन सा है, कंठ और तालु। चलिए पढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं आगे। चलिए अब देखो कैसे बने, ये बने कैसे, देखो संधि का भी नियम है। ये ए और धन ई हो तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। यानी कि एक सूत्र में लिखा है अकय विसर्ग कंठ राम जी, ए आता है उसके अंदर। ए किस उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। इचस तालु राम जी, ई का क्या है, तालु। देखो दोनों ही लिखे हुए, कंठ से ये, ठीक है, और तालु से ये। ठीक है, दोनों के मिलकर के बना है ए, दोनों से मिलकर क्या बना है, ए। ठीक है, चलिए तो इसीलिए इसको कहा जाता है कंठ तालव्य कहा जाता है, ए और आई को। अब ये देखो, ये यहाँ आ गया, आया कि नहीं आया, ये ए कंठ हो गया, आई आई देखो संयोग से मिलकर के बना हुआ, ये देखो ये। ठीक है, आई तो ए आई कहें कंठ तालु। ठीक है, ए और ई से मिलकर के बने हुए हैं, इसीलिए। अतः इनके उच्चारण में देखो, में ऐसे में कंठ और तालु दोनों का उपयोग होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे और आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए सुनते हैं, पढ़ते हैं। अब है कंठोष्ठ। ओ औ कहें कंठोष्ठ, सूत्र हमने लिखवाया था कल, ओ औ कहें कंठोष्ठ। ओ औ कहें, ओ औ कहें क्या, कंठोष्ठ। ओ औ कहें कंठोष्ठ, यही है। ओ औ कहें, तो इसमें कौन सा आ गया, वर्ण कौन से आ गया, ओ और कौन सा आ गया, औ आ गया। ठीक है, ओ औ आ गया। इन वर्णों, ये देखो यहां लगाइए बिंदी, इन वर्णों को कंठोष्ठ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान ही क्या है, कंठ और ओष्ठ ही है। ठीक है, समझे, इसलिए इनको कहा जाता है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। चलो दंतोष्ठ देखो, अब देखो दंतोष्ठ की हम बात करते हैं। दंत और ओष्ठ दोनों के सहयोग से इस वर्ण का उच्चारण होता है। क्या होता है, इस वर्ण का उच्चारण होता है। एक वे और फे भी होता है, फे फे फे। दंत और ओष्ठ का उसमें भी सहयोग होता है, जीवा दंत और ओष्ठ का सहयोग लेती है। ठीक है, फे, यानी कि देखो वे और फे, दंतोष्ठ कहा जाता है इनको। इसके उच्चारण में जीवा दांतों को स्पर्श करती है। ओष्ठ भी कुछ क्या होते हैं, मुड़ते हैं। यहाँ ये लगाइए, एक ही लगेगी, दो बस एक लगेगी, मुड़ते हैं। ठीक है, इसके उच्चारण में जीवा दांतों में लगती है और ओष्ठ भी कुछ मुड़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और कल हम अगले वीडियो में इसके आगे के जो पॉइंट हैं हम पढ़ेंगे। ठीक है, और समझाएंगे आपको। धन्यवाद आप सभी का।